सभी लोग घर पे बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जामिनेशन को लेके अच्छे से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने कोवैलेंट एंड एंटी कोवैलेंट एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डिस्कस करेंगे। आई एम दीपक श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एनएमटी गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या कहते हैं, ये क्या होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव कंडीशन है। क्रोनिक सिचुएशन उसे कहते हैं जो धीरे धीरे पर सीवियर लेवल की तरफ बढ़ती जाती है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस तेज़ी से होती है इस पर्टिकुलर डिजीजल कंडीशन में। और ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली सिचुएशन होती है, ये बेसिकली जो हार्ट की पंपिंग पावर होती है, जो जिस रेट के साथ हार्ट पंप करता है ब्लड को डिफरेंट मसल्स में, बेसिकली जो 4 पार्ट होते हैं उनकी जो मसल्स होती है हार्ट मसल्स, उसमें जो पंपिंग पावर होती है हार्ट मसल्स की, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अफेक्टेड होती है। इस वजह से जो कार्डियक फेलियर होता है, और इस कार्डियक हार्ट फेलियर होने में बेसिक जो एम होता है वो इनेबिलिटी होती है। हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता ब्लड को इफेक्टिवली एट ए पर्टिकुलर रेट, जिस रेट से वो ब्लड पंप होना चाहिए हार्ट से डिफरेंट टिश्यूज़ को जो मेटाबोलाइजिंग कर रहे हैं या डिफरेंट हार्ट मसल्स को, यदि उस पर्टिकुलर रेट के साथ ब्लड का फ्लो नहीं होता है और ब्लड के फ्लो की एफिशिएंसी की कमी की वजह से यदि हार्ट फेलियर होता है, तो इस तरह के हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। बेसिकली जब ये प्रोड्यूस होता है तो कंट्रैक्टिबिलिटी जो होती है हार्ट मसल्स की, स्पेशली वेंट्रिकल्स की, वो कम हो जाती है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगा कार्डियक मसल्स का, तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम ऑफ हार्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो इस कंडीशन में कार्डियक मसल्स की, वेंट्रिकल्स मसल्स की कंट्रैक्शन डिक्रीज़ होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से कार्डियक मसल्स में ब्लड फ्लो जो होता है या ब्लड वॉल्यूम होता है हार्ट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट जो सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर होता है और रीनल ब्लड फ्लो होता है, दोनों कम हो जाते हैं, जिससे एडिमा और लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा और रीनल फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ये कुछ जनरल टर्म्स है या जनरल कॉन्सेप्ट जो हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में डिस्कस की। हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियक आउटपुट में, हार्ट मसल्स में, मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज़ के ऊपर, ब्लड प्रेशर पे, ब्लड फ्लो पे और रीनल और पल्मोनरी जो लंग्स से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के क्लासिफिकेशन को हमें समझना जरूरी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ब्रीफली समझने के लिए बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डिनोट करते हैं CHF से, कैपिटल C, कैपिटल H और कैपिटल F, दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम 2 सब क्लास में सब डिवाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं। पहला लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड सेकंड इज राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जहाँ तक लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का प्रश्न है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हमेशा जो पाया जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे पाया जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे यदि प्रॉपर्ली ब्लड का आउटफ्लो नहीं हो रहा है या ब्लड प्रॉपर्ली पंप नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहेंगे। दूसरा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो लंग्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्लड का आउटफ्लो या ब्लड का पंपिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो लंग्स के अंदर फ्लूइड जो होगा वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वजह से क्या होगा कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लग जाएगी पेशेंट को, जिसे लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
अगेन लेफ्ट साइडेड जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। जहाँ तक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का प्रश्न है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे होगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल्स के प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यदि वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो इस तरह के हार्ट फेलियर को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहेंगे। ये जो है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ये रिड्यूस कर देता है किसको, फोर्स को, जिस फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेट हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट टिश्यूज़ में, वो ब्लड फ्लो यदि डिक्रीज़ हो जाता है, वो ब्लड फ्लो या फोर्स की जो फोर्स से पुश करने की जो कैपेबिलिटी है सर्कुलेशंस की ब्लड की, वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसे हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन उसे हम बोलेंगे। जहाँ तक प्रश्न है डायस्टोलिक फेलियर का, अगेन डायस्टोलिक डिसफंक्शन जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, लेकिन जो मसल्स होगी लेफ्ट हैंड साइड की, वो मसल्स जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, वो स्टिफ हो जाएगी। और ये स्टिफ इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्हें लंबे समय तक रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, रिलैक्स नहीं हो पाती प्रॉपर्ली, और कंटिन्यूसली इनके रिलैक्स प्रॉपर्ली पूरी तरीके से रिलैक्सेशन जो टाइम रहता है बीच में, वो रिलैक्सेशन टाइम यदि डिक्रीज हो जाता है तो हार्ट के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है या ब्लड की जो फीलिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, और इस वजह से जो ब्लड होना चाहिए पर्टिकुलर एक हार्ट बीट के बीच के डिफरेंस में जितना ब्लड वॉल्यूम फुलफिल होना चाहिए, डायस्टोलिक कंस्ट्रक्शन वेंट्रिकल्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से वो लेफ्ट मसल्स के वेंट्रिकल्स के स्टिफ होने की वजह से नहीं हो पाता, इस वजह से डायस्टोलिक फेलियर की सिचुएशन प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो हमने डिवाइड किया था कि लेफ्ट साइडेड CSF को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर। दूसरा पार्ट जो है उसे बोलते हैं राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब राइट वेंट्रिकल्स को पंप करने में ब्लड को लंग्स तक किसी तरह की डिफ़िकल्टी होती है तो उसे हम राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन कहते हैं। इसमें ब्लड बैकअप जो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है या जो रिटेंशन टाइम होता है एब्डोमिनल तक या वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड के पहुँचने का, वो कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों जो टाइमिंग होते हैं लेफ़्ट साइडेड और राइट हैंडेड साइडेड का, वो यदि सेम होता है तो इस तरह की डिजीज़ जो स्टार्ट होती है वो लेफ्ट हैंडेड साइडेड से पहले स्टार्ट होती है और फिर राइट हैंडेड साइड तक पहुंचती है। सीवीटी जो बढ़ती है वो लेफ्ट हैंडेड साइडेड से पहले स्टार्ट होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, और फिर वो राइट हैंडेड साइड तक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन पहुँचती है। जैसे जैसे सीवियरिटी या क्रोनिक सिचुएशन बढ़ती जाती है प्रोग्रेसिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। सो ये हमने एक टाइप्स देख लिया CSF का, जैसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखें कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती है और उनके क्या क्या यूज़ है। इंडिविजुअली हम ड्रग को भी देखेंगे। जो ड्रग क्या करेगी, ड्रग्स दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अलाउ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसी ड्रग जो इंक्रीज कर देगी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, जिससे क्या होगा, जो ब्लड का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा बॉडी में, और बॉडी के अलावा उन पार्ट में जहाँ पे CSF जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, सो जो CSF के चांसेस है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे यदि प्रॉपर्ली वर्क करती है तो। सो हम ऐसी ड्रग यूज़ करेंगे जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर देती है, जिससे कि ब्लड फ्लो या ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के सभी टिश्यूज़ में और पार्ट में प्रॉपर्ली होने लग जाता है। दूसरा ऐसे ड्रग यूज़ करेंगे जो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट्स की तरह एक्ट करें। अब ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को मॉडिफाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे, इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे मैकेनिज्म कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होता है। और ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन यदि इंक्रीज होता है
तो जो ब्लड फ्लो है या ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन जो होना है डिफरेंट बॉडी पार्ट में वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करें कि ये जो ड्रग्स होती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, ये एक हमने जनरल डिस्कस किया कि दो तरीके मैकेनिज्म पे वर्क करती हैं, दो तरह के फिनोमिना पे वर्क करती हैं। ये ड्रग्स कौन कौन सी होती है? सो पहली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए यूज्ड या यूजिंग जो ड्रग होगी वो होगी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियो ग्लाइकोसाइड जो होती है वो दोनों तरह के इफेक्ट देती हैं। इसके बेनिफिशियल इफेक्ट भी हैं, टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं हार्ट के ऊपर। सबसे ओल्डेस्ट कंपाउंड है जो कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये रही कार्डियक ग्लाइकोसाइड से जुड़ी हुई कुछ सिंपल सी चीज़ें। आप केमिस्ट्री देखें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो दो पोर्शन से मिलके बने होते हैं। पहला पोर्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं सुगर मोइटी, और दूसरा पोर्शन जो इसमें होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में उसे बोलते हैं नॉन सुगर मोइटी या एग्लाइकोन मोइटी। सो केमिस्ट्री को समझने के लिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की केमिस्ट्री को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के दो पार्ट को हम पहले समझें। यहाँ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के साथ जो कंपोज होते हैं कंपाउंड, दो पोर्शन से मिलके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बना होता है। पहला पोर्शन जो कहलाता है सुगर मोइटी और दूसरा पोर्शन जो कहलाता है नॉन सुगर और एग्लाइकोन मोइटी। हम डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट को। पहले डिस्कस करें एग्लाइकोन मोइटी को या एग्लाइकोनेज मोइटी, जो कि नॉन सुगर मोइटी भी है और जो एसोसिएट होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के साथ। सो ये जो ग्लाइकोन पोर्शंस होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, ये एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस के थ्रू बाइंड होता है, जिसके अंदर 4 रिंग होती है। इन चारों रिंग को ABCD 4 रिंग बोला जाता है, 4 रिंग बोला जाता है। और इनका जो नामकलेचर है वो AB और CD के नाम से कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C और कैपिटल D से डिनोट करते हैं। जहाँ तक बात है रिंग A और B की और रिंग C और D की, दोनों जो रिंग होती है A एंड B एंड C एंड D आर सिस फ्यूज्ड। ये सिस पोजीशन में फ्यूज्ड होती है, जबकि रिंग जो B और C होती है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन शो करती है। इसके बारे में हम पहले देख ही चुके हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो 2 क्लास से मिलकर बने हुए होते हैं, या 2 बेसिक क्लासेस होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। ये 2 क्लासेस जो होती है, पहली क्लास जो होती है या 2 कंपाउंड जो इस क्लास को बनाते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को, वो होते हैं कार्डियोनोलाइड्स एंड ब्यूटानोलाइड्स। अब ये दोनों जो सब्सटेंट होते हैं दिस डिफर इन द सब्स्टिट्यूशन एट C17 पोजीशन। ये कार्डियोनोलाइड्स जो नाम दिया जाता है, ब्यूटानोलाइड्स जो कंपाउंड को नाम दिया जाता है, वो नाम इसलिए दिया जाता है कि इनकी पोजीशनिंग जो होती है C17 पोजीशन पे। कार्डियोन्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड बॉन्ड बनाते हैं ब्यूटोलेक्टोन रिंग के साथ, जबकि ब्यूटानोलैक्टेट जो होते हैं वो 6 मेंबर्ड लेक्टोन रिंग बनाते हैं डबल बॉन्ड के साथ इसी C17 पोजीशन पे। ये एग्लाइकोन मोइटी का जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखें अब ये एग्लाइकोन स्ट्रक्चर को समझने के लिए देखिए कि कार्डियोनोलाइड्स और ब्यूटानोलाइड्स की जो हमने बात करी थी, ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ दिए हुए हैं। और इन स्ट्रक्चर को देख के आप समझेंगे कि एग्लाइकोन में यदि डिजिटॉक्सिन है तो R ग्रुप जो है, R ग्रुप अगर हम कार्डियोनोलाइड्स में देखें तो R ग्रुप जो रिप्रेजेंट करेगा वो डिजोटॉक्सोस या डिजिटॉक्सोस या डिजिटॉक्सोस को रिप्रेजेंट करेगा। यदि R की जगह हम डिजिटॉक्सोस या डिजिटॉक्सोस डिजिटेक्सेस को अगर हम रिप्लेस करें तो R पोजीशन पे अगर हम देखें कार्डियोनोलाइड्स को, और ब्यूटानोलाइड्स को देखो तो बुफेलिन डेरिवेटिव बनेगा यदि R की जगह हम H को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ डिजिटॉक्सिन R को हम डिजिटॉक्सोस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कार्डियोनोलाइड्स बनेगा। सो ये एग्लाइकोन पोर्शन को एग्जाम्पल डिनोट करता है। अब बात करें ग्लाइकोन या शुगर मोइटी की। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि एग्लाइकोन की 3 पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कंजुगेटेड हो जाता है, तो इससे हम शुगर का 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पोर्शन बोलेंगे, मोइटी बोलेंगे। और यदि ये शुगर के साथ कॉमनली फ्यूज होके
डिफरेंट पोजीशन पे 1 रेमोज, डी डिजिटॉक्सोज, डी ग्लूकोज और डी रेमोज नाम के कंपाउंड बनाता है। बेसिकली शुगर एग्जिस्ट होता है या शुगर एग्जिस्ट होती है जो ग्लाइकोन या शुगर मोइटी में, वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन शो करती है, मतलब बीटा पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन ग्लाइकोन या शुगर मोइटी डेरिवेटिव के पॉसिबल होते हैं या होते हैं। सो ये जहाँ तक बात है, ये हमारी बात हो गई दोनों डेरिवेटिव्स की, जो ग्लाइकोन डेरिवेटिव से और एक ग्लाइकोन डेरिवेटिव है शुगर मोइटी है और नॉन शुगर मोइटी है जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट होती है। अब बात करें मोड ऑफ एक्शन की, कि बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जितने भी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स ये आयंस के जो एक्सचेंज है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है आयन का अगर पॉजिटिव कंसंट्रेशन यदि मेंटेन है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली मेंटेन रहता है और कॉन्ट्रैक्शन जो होना है वो प्रॉपर्ली होता है। ये हम चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, ये इनहिबिट कर देते हैं मेम्ब्रेन बाउंड को सोडियम पोटेशियम ATPase या ट्राईफॉस्फेटेज, सोडियम पोटेशियम ट्राईफॉस्फेटेज जो होता है ATPase जो होता है, उसके पंप को क्या करते हैं इनहिबिट करके या उसके पंप के एक्टिविटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करके ये सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज को मेंटेन करते हैं, जिससे आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन होता है और आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन होने पे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इस पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली होता है। कॉन्ट्रैक्शन यदि प्रॉपर्ली होता है तो जो ब्लड पंप हो रहा है वो प्रॉपर्ली होगा। दूसरा, ये नॉर्मली क्या करते हैं, सोडियम ATPase पंप को मूव करते हैं और ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को मूव करते हैं पोटेशियम आयन को और सोडियम आयंस के आउटपुट को, जिससे क्या होता है मायोकार्डियम रेस्टिंग स्टेट प्रोड्यूस होती है। और ये मायोकार्डियम रेस्टिंग स्टेट जो होती है सोडियम के लोकेशन को सेल के अंदर आउटसाइड द सेल मेंटेन करने का काम करती है, जिससे मेम्ब्रेन के अंदर डिपोलराइजेशन होता है। जब मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होगा तो सोडियम इनसाइड जाएगा, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाएगा। इनसाइड में जाएगा तो ये इमीडिएट एलिवेशन करेगा, डिफरेंट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और इन डिफरेंट पोटेंशियल की वजह से इंट्रासेल्यूलर सोडियम जो है वो स्टिमुलेट्स करेगा कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को, जो कि क्या करेगा कार्डियक एक्शंस के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। और अल्टीमेटली इस कैल्शियम आयन के एक्शन की वजह से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम आयन, उससे पोटेशियम का आउटपुट भी मायोकार्डियल मेम्ब्रेन में प्रॉपर्ली रहेगा। जब मायोकार्डियल मेम्ब्रेन में आउटपुट पोटेशियम आयन का प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज है वो एंजाइम्स की मदद से रेगुलराइज होगा और सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली अगर मेंटेन रहेगा तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इनहिबिट करेगी इस एंजाइम्स को, जिसकी वजह से सोडियम का जो अमाउंट है वो लेस एक्सचेंज होगा पोटेशियम के आयन से, जिससे क्या होगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम का आयन जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। जब मायोकार्डियल कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो या ब्लड पंपिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। हम एक डायग्राम के थ्रू इस मैकेनिज्म को कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के मैकेनिज्म को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हम देखिए सेल्यूलर सिस्टम को समझ रहे हैं, हम सेल के इंटरनल और सेल के एक्सटर्नली हम देख रहे हैं कि कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज की वजह से इंक्रीज हो रहा है। कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तो कैल्शियम आयन बाइंडिंग करता है इजीली और आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इस आइनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से एलिवेशन होता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन का, और ये एलिवेशन जो होता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का वो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वो ये चीज़ परफॉर्म करते हैं और इस वजह से जो बेसिक एक्शन है वो आउटपुट के फॉर्म में इंक्रीज होता है कंट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से और पंपिंग कैपेसिटी एनहांस होती है। ठीक है।
अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग की बात करें, पहली ड्रग है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन को अगर हम देखें, हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इनके सारी ड्रग्स जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स है उनको हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाले पार्ट में। सो जितनी भी ड्रग बच गई है हमारी CSF ड्रग, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम फर्स्ट पार्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जनरल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिविजुअल CSF ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।